नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बिहार में कोरोना की स्थिति से। तो कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मौत के आंकड़े ने डरा दिया है। महज 3 दिनों में ही 16 लोगों की मौत हो गई है और वायरस को हल्के में लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही बढ़ते मौत का मामला ये संकेत दे रहा है कि कभी भी वायरस खतरनाक हो सकता है। बुधवार को 1,80,407 सैंपल की जांच की गई। 6,413 नए मामले सामने आए, यानी कि संक्रमण दर अब 3.55% हो गई है। और ये कहें कि अगर 28वां सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। ऐसे में कोरोना को लेकर आने वाले खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और उनके पीए भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और होम आइसोलेशन में चले गए हैं। संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की गई और लोगों से कोविड के अनुकूल व्यवहार रखने की अपील की गई। बुधवार को राज्य में करीब 2802 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अब कुल एक्टिव मरीजों का डेटा तेजी के साथ कम नहीं हो पाया है और इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 28,659 हो गई है। ट्रेंड बता रहा है कि तीसरी लहर में गुरुवार को सक्रिय मरीजों की संख्या पहले लहर की पीक 32,000 को पार कर जाएगी। पहली लहर में यह आंकड़ा 146 दिन में सामने आया था, लेकिन तीसरी लहर में इतने मरीजों की संख्या 20 दिन में ही पार हो जाएगी। यानी कि पहली लहर से 730% तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में रिकवरी रेट 94.65% पर पहुंच गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोल दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी में इस भूमिका पर उन्होंने बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है और वीआईपी मिट्टी में मिल जाएंगी। गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया है कि अगर गठबंधन में योगी नहीं हो कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिहार की एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसी से नाराज होकर बीजेपी के मुकेश सहनी पर हमला कर रही है और सांसद अजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचहा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में ये सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हो गई थी। इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपना दावेदार सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी बीजेपी की ये सीट रही है और दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा गया कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। हाल ही में पंजाब में फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया और ऐसे में कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान हैं कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही। जमुई जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट के बाद प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की सीख दे रहा है। लगातार जागरूकता के बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। पुलिस सख्ती बरत रही है तो अलग अलग तरह के बहाने बना रहे हैं। शहर की कचहरी चौक पर भी पुलिस ने बिना मास्क लगाए 2 किशोरों से उठक बैठक लगवाई। साथ ही आगे से मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। शहर के लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जमुई पुलिस ने भी ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा है। बता दें कि कई मोहल्लों में पुलिस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरत रही है। पुलिस के सामने लोग अलग अलग तरह से बहाने बनाते दिखाई दे रहे हैं।
किसी ने कहा कि सर बगल में ही घर है, दवा लेने आया हूँ। तो वहीं जमुई रेलवे स्टेशन का नजारा भी काफी चौंकाने वाला दिखा, जहां ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग और जो ट्रेन स्टेशन पर उतर रही है वहां पर भी लोग बिना मास्क पहने ही कोरोना से बेखौफ दिखाई दिए। ट्रेन पकड़ने आई एक पढ़ी लिखी लड़की से भी जब सवाल पूछा गया तो उसने अपने आप को मास्क क्यों नहीं पहना है, तो उसका जवाब था कि मास्क पर्स में रखा हुआ है, अभी पहन लेती हूँ। कई और पैसेंजर भी मिले जो बिना मास्क के थे। मास्क नहीं पहनने का बचाव अलग अलग तरीके से करते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा सके, फिर उनसे जुर्माना लिया जाए। और बक्सर में बुधवार को एक बार फिर से गंगा नदी में एक बहता हुआ शव मिला है। बुधवार की सुबह जिले के चौसा में स्थानीय लोगों ने नदी में एक शव को देखा, जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया। लोगों को ये भी डर है कि कोरोना से मृत किसी व्यक्ति का शव कहीं गंगा नदी में तो नहीं बहा दिया गया, क्योंकि महामारी की पिछली लहर में जिले में गंगा नदी से करीब 80 शव मिले थे। इस संबंध में चौसा सीओ ब्रज बिहारी कुमार ने कहा है कि घाट पर गार्ड की व्यवस्था की गई और शव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमें जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग भी इससे पिछले कोरोना काल के बाद प्रशासन की शिथिलता का परिणाम बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी 9 मई 2021 को गंगा में बहते हुए शवों के कारण पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। यूपी बिहार के सीमावर्ती गांव चौसा में एक दिन में करीब 80 शव बहते हुए गंगा नदी से निकाले गए थे, जिसके बाद उन्हें डिस्पोज कर दिया गया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। गंगा नदी की शुद्धता और नमामि गंगे की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की लापरवाही प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछली बार गंगा में बहती लाश मिलने के बाद 24 घंटे प्रशासन का पहरा हो गया था। घाट पर आ रहे शवों का आंकड़ा रखा जा रहा था, जबकि यूपी से शव बहने की आशंका से सीमावर्ती रानी घाट पर गंगा नदी में जाल लगाया गया था। घाटों पर पुलिस के पहरे के साथ ही बिजली की व्यवस्था के लिए भी पोल और तार टांगे गए थे, लेकिन लाइट नहीं लगाई गई। दूसरी लहर के खत्म होने के साथ ही व्यवस्था भी खत्म हो गई और अब कोई भी पहरेदार वहां नहीं रहता, लाइट भी नहीं है और इसका फायदा उठाकर लोग शव फेंक कर जा रहे हैं। घाट पर मौजूद दीनदयाल पांड्या ने यह भी बताया कि पिछले कोरोना काल की अपेक्षा बता दें कि स्थानीय लोगों की तरफ से ये आरोप सामने आए हैं कि घाट पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। इस दौरान जब तक प्रशासन का पहरा था तब तक जनरेटर लाइट की व्यवस्था यहां पर थी, लेकिन आने वाले शवों की डिटेल भी लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन का पहरा इस घाट से हट गया, वैसे ही घाट पर अंधेरा छा गया। बारिश के दिनों में भी शव जलाने के लिए शेड नहीं होने के कारण अधजले शव को गंगा में ही प्रवाहित किया जाता रहा। प्रशासन इस घाट पर ध्यान नहीं देगा तो अगली बार फिर से संभवित यहां पर स्थिति जो है भयावह हो सकती है। बिहार में इसी साल बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों के लिए चुनाव होना है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मत से बिहार में होने वाले इस चुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई, लेकिन ऐसी संभावना है कि मार्च महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव को ही लेकर अभी से ही सभी पार्टियों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा खींचतान महागठबंधन में देखने को मिला, जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने एमएलसी चुनाव की 24 सीटों पर प्रत्याशियों के उतारने के लिए पूरी तैयारी करने का दावा किया है। आरजेडी की ओर से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर लेने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में जो आरजेडी है, आरजेडी के कोई भी पदाधिकारी कुछ नहीं बता रहे। इधर आरजेडी की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने 7 सीट से कम पर नहीं मानने का नारा बुलंद कर लिया है। ऐसे में फिर एक बार दोनों पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इधर बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 7 सीट पर हमारे पास जीतने लायक उम्मीदवार हैं। वैसे तो हमारी सीट 10 से 11 सीट पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन गठबंधन धर्म को कायम रखने के लिए हाईकमान का निर्देश होता है। तो वैसी परिस्थिति में हाईकमान की भावनाओं के अनुरूप 7 सीट पर लड़ने की भी सहमति बन सकती है। लेकिन इस काम से आपको बता दें कि कम से कम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि अगर 7 से कम सीट हुई तो। समीर सिंह ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा है कि उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान से मेरी बातचीत हो गई है और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे। ऐसे में हम तैयारियों में लगे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार के माधेपुरा में कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है। इसके बाद से ही वो डरे सहमे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया। इसके बाद से ही वो छिपते छिपाते फिर रहे हैं और इसी बीच अब ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए भी मुकदमा चलाने पर आत्महत्या कर लेने की उन्होंने धमकी दे डाली है। उनकी आत्महत्या करने की धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ब्रह्मदेव मंडल एक बार फिर से चर्चाओं में है। उनका पूरा परिवार फिलहाल डरा सहमा हुआ है। एफआईआर दर्ज होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रह्मदेव मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उन पर ही गलत केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो मैं आत्महत्या तक कर सकता हूं। उन्होंने इसे पूरे प्रकरण की शिकायत प्रधानमंत्री से भी करने की बात कही। उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि उन्हें टीके से काफी लाभ हुआ, इसलिए उन्होंने बार बार टीका लगवाया। अब वो पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है और इसीलिए ये टीका लगवाते रहे। ब्रह्मदेव मंडल के दावे का समर्थन उनकी माला देवी ने भी किया है और उन्होंने बताया कि टीके से उनको काफी लाभ हुआ है। पहले वो बीमार चल रहे थे और फिर एक बार चल भी नहीं पाते थे, लेकिन काफी कमजोर हो गए थे और अपने दर्द का इलाज कई जगह करवा रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हुए। आने के बाद से ही उन्हें काफी लाभ हुआ है और अब वो पहले से बेहतर है। और पुलिस की छापेमारी के बाद गांव वाले और परिवार वाले भी अब यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ब्रह्मदेव मंडल के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। अगर उन्होंने टीका लेकर गलत किया है तो देने वाले भी दोषी हैं। बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल पर कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पुरैनी पीएचसी प्रभारी ने मामला दर्ज करवाया था। इस घटना के बाद ब्रह्मदेव मंडल फरार चल रहे हैं और उनका परिवार डरा हुआ है। और बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। ऐसे में सत्तारूढ़ के दो पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल जेडीयू ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया। तो वहीं ऐतराज जताते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस ले लेना चाहिए। बताया जाता है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के नेशनल कन्वेंटर हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात से इनकार किया है। जेडीयू के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीतिक भस्मासुर तक कह डाला। इस दौरान बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। ऐसे में सत्तारूढ़ दल की दो पार्टियां आपस में भिड़ गई और इस दौरान जेडीयू ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। यहां तक कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस करने की भी मांग की गई। बताया जाता है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के नेशनल कन्वेनर है और इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात का इनकार किया है। जेडीयू के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीतिक भस्मासुर कह डाला। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने के बाद और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से बिहार में मौसम में बदलाव हो गया है। इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है और 12 जनवरी यानी कि आज पटना समेत तमाम बिहार के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आपको बताते चलें कि
पटना में सुबह 8:30 बजे से ही मध्यम बारिश हो रही है और इसके अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय, जहानाबाद, पूर्णिया और बेगूसराय समेत तमाम इलाकों में सुबह से ही ठंड हो रही है और हल्की बारिश जारी है। नवादा, औरंगाबाद, रोहतास में से कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओले भी गिरे और इस ओला बरसात में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पटना से सटे बाढ़, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, अरवल, गया, भोजपुर, रोहतास समेत कई स्थानों पर ओले गिरने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इन ओलों के आकार की बात करें तो कम से कम 2 mm से 8 mm के बीच के ओले देखे गए। नवादा में ओला इतना गिरा कि जमीन पर ओले की सफेद चादर बिछ गई। नवादा में कश्मीरी फिजा का एहसास लोगों को हुआ, जबकि पटना में 13 mm बारिश शाम तक हुई। बारिश होने और ओले गिरने से कनकनी बढ़ गई है, जबकि मौसम विभाग ने 1 से 2 स्थानों पर ओला गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को पटना के अलावा बिहार के अधिकतर हिस्सों में आकाश बादल से घिरा रहा। मौसम साफ नहीं होने से न्यूनतम पारा बढ़ गया है, जबकि अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 15 जनवरी को भी मौसम साफ होने की संभावना जताई जा सकती है। उसके बाद कनकनी बढ़ सकती है। मंगलवार को नवादा, औरंगाबाद, भभुआ, डेहरी, मोतीहारी, दाऊदनगर, कैमूर जैसी जगहों पर बारिश हो सकती है। सबसे अधिक बारिश में औरंगाबाद का नाम सामने आया, जहां अब तक 7.2 mm की बारिश दर्ज की गई। और बिहार में कोरोना जांच को लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस गाइडलाइन के तहत अब बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच नहीं होगी। अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीज एक बार फिर से कोविड जांच उनकी कराई जाएगी। दूसरी लहर में जांच पर फोकस था, लेकिन पहली बार तीसरी लहर में जांच को सीमित किया जा रहा है। बिहार सरकार का यह कहना है कि ऐसा कम्युनिटी स्प्रेड के कारण किया जा रहा है। 2021 में दूसरी लहर के दौरान जांच के लिए टारगेट दिया जाता था और उसी टारगेट को लेकर गड़बड़ी भी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य में एक दिन में 2 लाख जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक पहली और दूसरी लहर में कोरोना की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जाता रहा, लेकिन अब से इसमें बदलाव किया जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है और पहली बार जांच को सीमित करने को लेकर ये काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से अपर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि आईसीएमआर ने 10 जनवरी को नई गाइडलाइंस जारी की। इसका अनुपालन बिहार में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत कई बड़े बदलाव भी किए गए और इस बदलाव में जांच को सीमित कर दिया गया है। अब जांच के लिए इलाज को नहीं रोका जाएगा। हाल ही में सामने आए ऐसे मामलों को लेकर अब जांच को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आपातकालीन सेवा में इलाज के दौरान जांच की बाधा अब नहीं होगी। इस दौरान प्रसव और अन्य आकस्मिक सर्जरी में भी इलाज की देरी जांच के कारण नहीं होनी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी सीमित मामलों को कराने की गाइडलाइंस जारी की गई।